हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर अड्डा। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम क्लाइमेटोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट जून 2025 जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी से, उसको आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के जो डायमेंशंस है उसको अपन कवर करेंगे और थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी से टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए थे। टोटल 10 क्वेश्चन आपसे ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से पूछे गए थे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका पूछा गया था रिगार्डिंग टू जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्या है पहला ऑप्शन, पढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम आर स्ट्रॉन्ग रेगुलर विंड्स विच ब्लो इन अपर एटमॉस्फेयर। मतलब जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो बोल रहा है एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर विंड होती है जो ब्लो करती है, जो फ्लो करती है इन दी अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू जेट स्ट्रीम्स इन ईच हेमिस्फीयर। मतलब हमारे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और हमारा जो साउथ हेमिस्फीयर होता है उसमें बोल रहा है कि हर हेमिस्फीयर में कम से कम 2 आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेट स्ट्रीम्स रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंस इन इक्वेटोरियल एंड सब ट्रॉपिकल एंड एयर बिटवीन पोलर एंड सब ट्रॉपिकल एयर। यहां पर बोल रहा है कि जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो इक्वेटोरियल एंड सब ट्रॉपिकल, उसके साथ साथ पोलर और सब ट्रॉपिकल एयर के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसके कारण बनती है, उसका रिजल्ट है। और चौथा ऑप्शन है ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा वीकर द जेट स्ट्रीम। अब सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे समझेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि आखिर जेट स्ट्रीम होती क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बात करूं कि जेट स्ट्रीम आखिर होती क्या है, तो जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या होती है कि जो दो अलग अलग आपको टेम्परेचर की वायु राशियां देखने को मिलेगी। उन अलग अलग टेम्परेचर की वायु राशियों में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारी एयर मास है ये एयर मास है पोलर, ठीक है, और ये जो हमारी एयर मास है ये है हमारी सब ट्रॉपिकल एयर मास। तो जब दो डिफरेंस टाइप की एयर मास आपस में मिलती है तो चूंकि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये है आपकी कोल्ड और ये इसके कंपैरिजन में आपको कैसी देखने को मिलेगी, वार्म देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक वायु धारा उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। कभी अगर आपने फास्ट फूड ट्राई किया होगा तो आपने देखा होगा कि फास्ट फूड बनाने वाला जब तवे पर है ना, उसका ये जो इस प्रकार का जो तवा होता है उस पे अगर वो पानी की बूंदे डालता है तो आपने देखा होगा कि वहां से एक अलग ही प्रकार की आपको वाष्पीकृत चीज ऊपर जाते हुए दिखेगी, बहुत तेजी से छन्न की आवाज करते हुए निकलती है। बेसिकली ये किस लिए होता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। सेम वही प्रोसेस हमें कहां देखने को मिलती है, जब एक पोलर एयर मास सब ट्रॉपिकल एयर मास से मतलब वार्म एयर मास से मिलती है तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपकी क्या बनती है, जेट स्ट्रीम बनती है। तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। जेट स्ट्रीम मेजरली अगर अब मैं बात करूं तो 5 प्रकार की होती है। एक जेट स्ट्रीम आपकी पोलर एरिया में पाई जाती है, ठीक है। एक जेट स्ट्रीम जो आपको देखने को मिलेगी वो सब पोलर एरिया में देखने को मिलेगी। मतलब एक जो होती है ये पोल के ऊपर जस्ट देखने को मिलेगी आपको, एक सब पोलर एरिया में देखने को मिलती है। उसके बाद एक जेट स्ट्रीम जो पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। उसके बाद एक जो पाई जाती है वो ट्रॉपिकल स्टर्ली होती है, और एक जो जेट स्ट्रीम पाई जाती है जिसको हम लोग फिंड लेटर जेट बोलते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये दोनों हेमिस्फीयर में दिखाई देती है, ठीक है। ये तीनों जो जेट स्ट्रीम है वो दोनों हेमिस्फीयर में हमें दिखाई देती है। ये ऑल अबाउट दी जेट स्ट्रीम। अब हम समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये तो बिल्कुल सही है कि अपर एटमॉस्फेयर में चलती। याद रखिएगा कि ये अपर ट्रोपोस्फेयर में चलती है। लगभग जो है आपकी 9 से 12 किलोमीटर की हाइट पे आपको जेट स्ट्रीम चलती हुई दिखाई देगी। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
सेकेंड जो चीज है, देयर आर 2 जेट स्ट्रीम इन ईच हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया कि 2 से 3 ऐसी जेट स्ट्रीम होती है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में चलती हुई दिखाई देगी। द जेट स्ट्रीम रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंसेस इन द इक्वेटोरियल एंड सब ट्रॉपिकल। ये बिल्कुल बात सही है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब दो अलग अलग डिफरेंसेस की टेम्परेचर वाली वायु राशियां मिलेगी तो जेट स्ट्रीम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और जो लास्ट है वो दिया हुआ है, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस वीकर द जेट स्ट्रीम, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वीकर द जेट स्ट्रीम बोल रहा है। अब मुझे बताइए, फिर से यहां आ जाइए कि मैंने अभी आपको बताया कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की वायु राशियां मिलेगी तो ऐसी स्थिति में आपके किसका निर्माण होगा, आपकी जेट स्ट्रीम का निर्माण होगा। तो अब मान लीजिए कि ये वाली जो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सॉरी इसका टेम्परेचर बहुत कम है, बट इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तब जेट स्ट्रीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये तवे का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ये बौछारें उतनी तेजी से निकलेगी। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो जेट स्ट्रीम भी उतनी ही ज्यादा तीव्र होगी। तो मतलब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना आपका डी ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत है। और जैसे ही डी वाला ऑप्शन गलत होता है ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, और हमारा आंसर निकल के आता है आंसर नंबर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया ट्रॉपिकल साइक्लोन से। आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में आपको पाए जाते हैं, और ये जो बनते हैं ज्यादातर ओशियंस में हमें दिखाई देते हैं, आईटीसीजेड के पास होते हैं और गर्मियों में बनते हुए दिखाई देते हैं। और ये अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा जो साइक्लोन है वो कहां पर पाया जाता है। देखिए जैसे ही मैं देखता हूं हरिकेन, तो हरिकेन वो साइक्लोन है जो कि यूएसए में पाया जाता है, ठीक है। और यूएसए के जो ईस्टर्न कोस्ट होते हैं वहां कर ये हिट करता है। याद रखिएगा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ट्रेड विंड से फ्लो करते हैं, और ट्रेड विंड हमेशा ईस्ट वाले कोस्ट पे, जो महाद्वीप होगा उसके ईस्ट कोस्ट पे वार करती है, इसीलिए ये यूएसए के ईस्ट कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। तो हरिकेन यूएसए में मिलता है, मतलब फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड मतलब आंसर आपका पहले ही निकल के आ रहा है, पर बाकी चीजें भी मिला लेते हैं। टाइफू जो है आपका वो आपको कहां पर मिलेगा, जापान में देखने को मिलेगा। टाइफू कहां पर देखने को मिलेगा, जापान में देखने को मिलेगा। वहीं बैगू ये कई बार पूछा गया, ये फिलीपींस में मिलता है, और विली विली जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा और भी साइक्लोन है, जैसे इंडिया में साइक्लोन को साइक्लोन ही कहा जाता है, चक्रवात ही कहा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये लगातार क्वेश्चन जो है वो एनटीए पूछता है इससे। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, कोपेन के क्लासिफिकेशन से पूछा है। तो कोपेन के क्लासिफिकेशन से इन्होंने क्या पूछा है कि आपका जो सी एस टाइप का जो हमारा सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किस टाइप के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सी टाइप के जैसी अपन लोग बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे -3 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है सी टाइप में। अब ये सी टाइप जो होता है ये भी अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिलेगा। मतलब हम कभी इसे सी के साथ एफ जोड़ते हुए दिखाई देंगे, कभी हम सी के साथ एस लगाएंगे, कभी सी के साथ हम डब्ल्यू लगाएंगे। इसका मतलब फुल टाइम रेन होता है। इसका मतलब जैसे एस लग गया तो एस का मतलब है कि समर जो होगा वो क्या हो देखने को मिलेगा, ड्राई देखने को मिलेगा। और जो विंटर होगा मतलब जो सर्दियां होगी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी। और आप सभी को पता है कि एकमात्र ऐसा क्लाइमेट है विश्व में जो कि प्रेजेंट करता है विंटर रेन को, और वो है आपका मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट, ठीक है। किसी दिन थ्योरी क्लास में अपन बात करेंगे कि क्यों मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट ही हमारी विंटर में रेनफॉल करता है। अभी आपके लिए इतना जानना पर्याप्त है कि सीएस टाइप की क्लाइमेट मतलब जहां पे समर ड्राई और विंटर रेनफॉल है वो मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लोकल विंड से पूछा गया क्वेश्चन है, और पूछा है आइडेंटिफाई द लोकल विंड्स विच आर हॉट। कौन सी हॉट विंड है, मतलब कौन सी गर्म है। तो जो लोकल विंड होती है जो बहुत छोटे एरिया को हिट करती है, ये 2 टाइप्स की आपको देखने को मिलेगी। हमारी जो लोकल विंड है ये आपको 2 टाइप्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। एक जो होगी वो होगी वार्म, एक मिनट, टू टाइप्स की आपको देखने को मिलेगी लोकल विंड।
एक जो होती है दोस्तों वो होती है वार्म, मतलब गर्म, ठीक है, और दूसरी जो होती है कोल्ड। और ये दोनों टेम्परेचर के आधार पे हमने डिवाइड किया है। वार्म का टेम्परेचर ज्यादा होता है और कोल्ड का टेम्परेचर कम होता है। जनरली ये देखा जाता है कि ये पोल साइड से आती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी पूछा है हॉट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिराको की। देखिए सिराको की अगर मैं बात करता हूं ना, तो सिराको बेसिकली वो विंड है जो सहारा से इटली की ओर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो सहारा से इटली के साइड आपको जो जाते हुए दिखेगी उसको अपन लोग बोलते हैं सिराको। सिराको बेसिकली करती क्या है समझिएगा, यहाँ पे जो पूरा डस्ट होता है, यहाँ पे जो पूरा डस्ट होता है इसको अपने साथ लेकर जाती है। आप सभी को पता है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी से क्या करती है, ह्यूमिडिटी लेती है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी लेकर यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर जो इटली है, इटली में यहाँ की डस्ट जो कि रेड होती है और यहाँ से ह्यूमिडिटी लेती है और यहाँ पे रेनफॉल करती है। और चूंकि इसके पास डस्ट है इस कारण से जो रेनफॉल करती है वो रेड टाइप की करती है। और इस रेनफॉल को याद रखना क्या कहा जाता है, ब्लड रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड रेन कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये एक गर्म विंड है। कौन सी है, गर्म है। और कहां से आ रही है ये, आपके सहारा डेजर्ट से आ रही है। बिल्कुल पहली वाली जो हमारी सिराको ये कैसी है, गर्म है। जैसे पहली सही होती है तो ये गलत हो जाती है। सेकेंड जो है आपकी ये बोरा है। याद रखिएगा बोरा जो है ना ये कोल्ड विंड है। बोरा क्या है, कोल्ड विंड है। बोरा जनरली आपको जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत से नीचे उतरती आपको दिखाई देगी और आल्प्स पर्वत से ये नीचे आती है। ये भी इटली की ओर आ रही है, बट याद रखना ये पोलर एरिया से आती है। मतलब ये आल्प्स पर्वत से नीचे उतरती है और इटली की साइड आती है एड्रियाटिक सागर को होते हुए। मतलब ये कोल्ड है आपकी, तो कोल्ड है मतलब ये भी गलत और ये भी गलत, और आंसर यहीं पर निकल के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सांता आना है ये यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में चलती है और ये काफी गर्म होती है, इसीलिए ये डस्ट डेविल, क्लाइमेटिक हजार्ड इस टाइप से जानी जाती है। और कई बार ये फॉरेस्ट में जो फायर लगता है ना, उस कारण से ये भी इसके कारण लग जाता है, ठीक है। उसके बाद खमसीन की बात करें तो याद रखना जो खमसीन है सिराको टाइप की एक विंड होती है और इसे मिस्र में, जो आपका इजिप्ट वाला प्रदेश है, मिस्र में इसे क्या कहा जाता है, मिस्र में इसे कहा जाता है खमसीन। आई होप बात क्लियर हुई होगी। यहाँ पे केवल जो बोरा है अगर आप उसको एलिमिनेट करते तो आपका आंसर निकल कर आ जाता, आंसर होता फोर्थ नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है बोला है, मतलब कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है, ठीक है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहला बोला है कि फॉग इज क्लाउड एट ग्राउंड लेवल। सबसे पहले पूछ रहा है कि जो फॉग होता है ये कहां पर होता है, ग्राउंड लेवल पे बना हुआ एक क्लाउड होता है। ये तो बात तो बिल्कुल सही है, बट हमें सही नहीं ढूंढना, हमें क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है, ठीक है। तो अ फॉग इज अ ग्राउंड लेवल। तो क्या होता है कि जब ग्राउंड लेवल पे है ना, ग्राउंड लेवल पे मतलब सरफेस के पास जब एयर सेचुरेट हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, मतलब उस पे 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और वो होता है फॉग। आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यू इज द इनडायरेक्ट डिपोजिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन टू अ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ड्यू मतलब जो ओस होती है, ओस बोल रहा है एक इनडायरेक्ट डिपॉजिट्स होती है ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। आपने हमेशा ओस को देखा होगा और याद रखिएगा जो बेसिकली ओस होती है ये सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि कहां पर पाई जाती है, जनरली वेजिटेशन के ऊपर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, वेजिटेशन के ऊपर पाई जाती है। इसलिए जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब आंसर या तो ये होगा, आंसर या तो ये होगा। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉस्ट इज अ डिपॉजिट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन वेजिटेशन। देखिए फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है कि वेजिटेशन, लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर अगर आपको आइस क्रिस्टल दिखाई दे तो उसको अपन लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं। मतलब फ्रॉस्ट भी एक प्रकार का ड्यू ही होता है।
बट जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है ना, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या बनता हुआ दिखाई देता है? फ्रॉस्ट बनता हुआ दिखाई देता है। इस बात को याद रखिएगा। मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट नहीं होती, ये एक प्रकार से आइस होता है, स्नो होती है या आइस क्रिस्टल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नो इज अ फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल ये बात सही है। मतलब आंसर आपका अगर नॉट ट्रू देखना है तो बी और सी हो जाएगा। मतलब आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट पूछा है, तो आप सभी को पता है कि सबसे अरेंजमेंट कैसा पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले जो आएगा सबसे कम मात्रा वाली, फिर बढ़ते हुए चलेगी। तो हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वो सबसे कम होती है, तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? सबसे ज्यादा मात्रा आपकी नाइट्रोजन की होती है, जो कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन 20.8% होगा। ठीक है। ऑर्गन आप सभी को पता है कि 0.93% होगा। ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होगा। ठीक है। उसके बाद अगर सीक्वेंस की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आ जाएगा ऑर्गन, उसके बाद आपका देखने को मिलेगा नियॉन। ठीक है, सॉरी, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन, नियॉन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद मीथेन, और मीथेन के बाद आपको हाइड्रोजन दिखाई देगी। ये आपका क्रम है जो पूछा जाता है लगातार। चलिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होता है? ये बहुत सिंपल है कि इंसोलेशन होता है। मतलब सन से जो रेस आती है पृथ्वी के साइड, हम उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। और ये पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फेयर में लगभग इसकी मात्रा होती है 1.9 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी प्रति मिनट प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको अपन लोग बोलते हैं सोलर स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं? सोलर स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पर ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब इंसोलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये इन्होंने जो हैजार्ड दिया हुआ है, और हैजार्ड के साथ इन्होंने पूछा है कि वो कब आए थे। देखिए यहाँ पे हमें लगाना है अर्लियर टू लेटेस्ट, मतलब सबसे पिछला, उसके बाद हमें लेटेस्ट। तो सबसे लेटेस्ट की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले सबके सन लिख लेते हैं। सुनामी जो तमिलनाडु में आई थी, ये आई थी बेटा 2004 में। वेरी गुड। भुज का जो भूकंप है, पिछली बार भी इन्होंने पूछा था, हमेशा पूछता है भुज का भूकंप, जो कि कहां पर आया था? गुजरात में आया था, 26 जनवरी 2001 को आया हुआ है। सुपर साइक्लोन ऑफ उड़ीसा, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी वाला साइक्लोन था जो 1999 में आया था ओडिशा के तट पे। और कोयना जो कि कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, तो ये आया हुआ था आपके 1967 में। मतलब सबसे पहले कोयना वाला आ जाएगा, मतलब डी हो जाएगा, और सबसे बाद में ए हो जाएगा। तो आंसर निकल के आ गया, आंसर नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोसबी वेव से पूछा है। रोसबी वेव क्या होती है? जनरली ये आपकी होती है रोसबी वेव, मतलब अब मैं बोल सकता हूं कि जेट स्ट्रीम के अंदर ही आपको रोसबी वेव दिखाई देती है। रोसबी वेव आर मियांडर ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 2 to 4 इन एच हेमिस्फीयर, मैंने अभी बोला था कि ये 2 देखने को मिलेगी। और ये डिपेंड करे, रोसबी वेव डिपेंड करेगी किसके ऊपर? जेट स्ट्रीम के ऊपर। तो ये भी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिखाई देगी, न कि 2 से 4। और हर हेमिस्फीयर में भी नहीं दिखाई देती। ठीक है। दे आर फाउंड बाय मेजर रिलीफ बेरियर सच एस रॉकीज एंड एंडीज, बिल्कुल जितने मेजर रिलीफ दिखाई देंगे उतनी ज्यादा मात्रा में ये मेयांडरिंग आपको एयर मास दिखाई देगा। ठीक है। दे आर फाउंड बाय थर्मल डिफरेंसेस, बिल्कुल अभी हमने बात कर ली कि थर्मल डिफरेंसेस से बनता है, मतलब बी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि एरिड कंडीशन कब फॉर्म होगी, कौन कौन से फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होंगे? ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से ही रेनफॉल होती है, इसी से सारी चीज दिखाई देगी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो होगा। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता क्या होती है? बेसिकली महाद्वीपीयता का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जो कि सी एरिया से बहुत दूर जा रहता है, उसको अपन लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। उसका मतलब क्या है कि कोई भी क्षेत्र सी एरिया से जितना दूर रहेगा, रेनफॉल वहां पर उतनी कम होगी, और वहां पे क्या देखने को मिलेगा? आपको एरिड कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये भी है। वार्म ऑफशोर करंट, अगर वार्म ऑफशोर करंट रही, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वार्म करंट चल रही है, तो यहाँ पे वो लो प्रेशर का निर्माण कर देगी। किसका निर्माण कर देगी? लो प्रेशर। और जैसे ही लो प्रेशर बना देगी दोस्तों, तो यहाँ पे रेनफॉल होगी, और रेनफॉल होगी तो एरिड कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। इसका मतलब सी गलत है। और डी क्या बोल रहा है? रेन
शैडो इफेक्ट, ठीक है, रेन शैडो इफेक्ट। तो रेन शैडो इफेक्ट क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, यहां से आपकी जो है पवन आई, ऊपर उठी, एडियाबेटिक कूलिंग हुई, यहाँ पे बहुत रेनफॉल करेगी। बट यहाँ पे जैसे ये नीचे उतरेगी तो यहाँ पे एडियाबेटिक कूलिंग नहीं होगी बल्कि वार्म होती चली जाएगी और यहाँ पे रेनफॉल कम होगी और इस पूरे जोन को बोला जाता है रेन शैडो इफेक्ट। तो रेन शैडो इफेक्ट होगा तो एरिड कंडीशन बनेगी, ऑफशोर विंड होगी तो वर्षा आपको देखने को मिलेगी वार्म वो में, क्वांटिलिटी अगर होगी तो स्वाभाविक सी बात है एरिड रीजन होगा, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से तो एरिड और वर्षा दोनों होती है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो ए, सी और डी आपको देखने को मिलेगा, ए, सी और डी, क्योंकि वार्म ऑफशोर करंट होगी तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी क्योंकि लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। आई होप एक ही क्वेश्चन हार्ड इन्होंने थोड़ा पूछा था और वो पूछा था रॉसबी वेव से। और रॉसबी वेव जनरली क्या होती है, कुछ नहीं होता, रॉसबी वेव दैट स्ट्रीम के अंदर ही ये पाई जाती है। मियांडरिंग एक वेवी होती है और मियांडरिंग होती है, मियांडर जैसे हमारे रिवर में बनते हैं उसी प्रकार से चलती रहती है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप ज्योग्राफर अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए बाय बाय।